नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, पिछली क्लास में हमने विशेषण का अर्थ और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। तो हमने विशेषण के दो प्रकार पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे विशेषण के आगे के प्रकार। विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो हमें क्या कराते हैं, किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का, किसी जगह की मात्रा या तोल का, माप का बोध हमें जब कराते हैं, उसका ज्ञान हमें जब प्राप्त होता है तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद या प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को हम उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 2 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो चांदी, 2 किलो मिठाई। तो इन उदाहरणों में 2 लीटर, 4 मीटर और 2 किलो क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कैसे है? जैसे दूध की मात्रा हमारे पास क्या है, 2 लीटर, तो हमें यहाँ क्या है, दूध के निश्चित माप का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे 4 मीटर कपड़ा, तो इसकी माप का, कपड़े की माप का हमें निश्चित ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि कपड़ा कितना है, 4 मीटर। 2 किलो जैसे चांदी, तो 2 किलो मिठाई, तो मिठाई की और चांदी का हमें इसकी मात्रा का, तोल का क्या हमें निश्चित ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम का अनिश्चित परिमाण बताने वाले विशेषण को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, बहुत घी, कम चीनी, जरा सा पापड़, तनिक अचार। अर्थात हमें जब संज्ञा सर्वनाम का अनिश्चित परिमाण बताने वाले जो विशेषण हैं, विशेषण के रूप में जो प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक। अर्थात हमें किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का जब निश्चित ज्ञान या बोध प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ देखते हैं थोड़ा दूध, तो दूध की जो मात्रा है वो हमें क्या है, उसका निश्चितता का हमें ज्ञान नहीं है कि यह दूध की मात्रा अनिश्चित है। इसीलिए तो बहुत घी की क्या है, तोल जो है वो क्या है, मात्रा क्या है, निश्चित नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इन उदाहरणों में थोड़ा, बहुत, कम, जरा और तनिक, ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 4 नंबर है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, तो वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि मूल रूप में ये सर्वनाम है इसलिए ये विशेषण क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। यदि सार्वनामिक विशेषणों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के पहले हो तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और यदि संज्ञा के स्थान पर अकेले हो, प्रयुक्त हो रहे हो तो सर्वनाम कहलाते हैं। तो इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो। तो इस और उस क्या है, सार्वनामिक विशेषण। इन वाक्यों में इस और उस शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा शब्दों के गेंद और पुस्तक जो संज्ञा शब्द है क्या पहले प्रयुक्त हुए हैं। अर्थात जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त हो रहे हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। 5 नंबर है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण
ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अर्थात वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है मूल रूप से तो, किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य जब कर रहे होते हैं तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द हैं, किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे होते हैं तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अर्थात ये मूल रूप से तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होते हैं, लेकिन जब वाक्य में क्या है विशेषण का कार्य कर रहते हैं, उसकी विशेषता बता रहे होते हैं तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया। तो यहाँ पे क्या है, इसमें बनारसी, कश्मीरी और बीकानेरी ये ऐसे ही संज्ञा शब्द है जो यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। अर्थात ये कि बनारसी क्या है, एक संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ पे इन वाक्य विशेष में क्या है, ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं तो इन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम देखते हैं विशेषण की तुलना या अवस्थाएं। विशेषण की तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमा अवस्था। मूलावस्था, जब एक ही व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की विशेषता प्रकट की जा रहे हैं, अर्थात जब एक ही व्यक्ति की क्या होती है विशेषता प्रकट की जा रही होती है, उसमें तुलना नहीं होती है, वह सामान्य कथन मात्र होता है। जैसे मोहन बलवान है, तो इसमें किसी भी अन्य व्यक्ति से मोहन की तुलना नहीं हो रही है, तो उसमें क्या है, मूलावस्था है। दूसरा है उत्तरावस्था, इसमें 2 व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं आदि की विशेषता की तुलना की जाती है। अर्थात किसी प्राणी, व्यक्ति या वस्तु की जब क्या होती है, 2 व्यक्ति या प्राणियों में एक दूसरे से जब उसकी तुलना की जाती है तो वो 2 विशेष्य भी होते हैं। तो जैसे उदाहरण में है कि राम श्याम से अधिक बलवान है, अर्थात यहाँ राम और श्याम है, 2 व्यक्ति है, उन दोनों में क्या है, उनकी विशेषताओं की क्या है, तुलना करी जा रही है। जैसे राम श्याम से अधिक बलवान है, राम है वो श्याम से क्या है, अधिक बलवान है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बलवान क्या है, उत्तमावस्था के अंतर्गत आएगा। और ये क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, 2 विशेष्य भी होते हैं। जो दूसरे में देखते हैं, धीरज संजय से अधिक चतुर है। तो धीरज क्या है, संजय से अधिक चतुर है। यहाँ पे धीरज और संजय 2 व्यक्ति हैं और उनमें क्या है, उनकी विशेषताओं की क्या करी जा रही है, तुलना। जैसे धीरज संजय से क्या है, अधिक चतुर यहाँ पे उसको बताया है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में तुलना हो रही है, तो वो क्या, कौन सी अवस्था हुई, उत्तरावस्था। जैसे तुलना के लिए प्रायः तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुंदर का क्या बनेगा, सुंदरतर। 3 नंबर है उत्तमावस्था, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं की विशेषता की तुलना जब की जाती है तो वो क्या होता है, उत्तमावस्था के अंतर्गत आता है। सबसे अधिक का निर्धारण इसमें किया जाता है, अर्थात बहुत सारी है, 2 या 2 से अधिक हैं, तो उन व्यक्तियों में क्या है, तुलना जब की जाती है तो उसमें सबसे अधिक का निर्धारण इसमें किया जाता है। तो इसमें तुलनात्मक प्रत्यय होता है, तम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन सबसे बलवान है, अर्थात एक मान लेते हैं ग्रुप है और उसमें बताया जा रहा है, उसमें व्यक्तियों की जब तुलना करी जा रही है तो मोहन सबसे बलवान है। तो मोहन को क्या है, उन व्यक्तियों में सबसे, उसकी विशेषताओं की तुलना में सबसे अधिक का निर्धारण इसमें किया जा रहा है। तो यहाँ हुई उत्तमावस्था, अर्थात मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में एक ही व्यक्ति की क्या होती है, विशेषता प्रकट की जाती है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जाती है। और उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों के बीच या प्राणियों के बीच उनकी विशेषताओं की तुलना की जाती है, तो वो उत्तरावस्था के अंतर्गत आएगी। और उत्तमावस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब हैं और उनकी जब विशेषताओं का क्या है, तुलना की जा रही है, तो वो उत्तमावस्था के अंतर्गत आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।